हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने आज चैप्टर 10 लेके आई हूँ। हिस्ट्री क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 10 है। थर्ड बुक का है ये। आपको पता है आपके हिस्ट्री में 3 बुक है। फर्स्ट और सेकंड बुक मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये थर्ड बुक का 10 चैप्टर है। ठीक है, अध्याय 10 मतलब टोटल आपके पास 3 बुक है और हिस्ट्री की क्लास 12 का ये 10 चैप्टर है, 10वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये हम देखने की कोशिश करेंगे क्या इसके बारे में बताए। उपनिवेशवाद का मतलब आपको जैसे ही पता है कि हम किसी के उपनिवेशवाद मतलब किसी के दूसरा हम बोल सकते हैं जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो हम पे राज करती है। कोई भी दूसरी सत्ता बोल सकते हैं, बाहरी सत्ता हमारे देश की ना होके वो किसी दूसरे देश की सत्ता आके हम पे राज करती है। और देहात मतलब ग्रामीण इलाकों में उसका क्या असर होता है। ठीक है, शहरी इलाकों में हमने तो देखा था थोड़ा बहुत क्या था क्या नहीं था, वैसे ही अगर हम देखें कि ग्रामीण लोगों का क्या हाल होता है जब हम पे कोई अदर देश की जो वो है राजा या बोल सकते हैं शक्ति हम पे जब राज करती है तो क्या उस टाइम पे हालत होती है। ठीक है, तो ये जब हम सरकारी अभिलेखों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सारी जानकारी हमें इस चैप्टर में दी गई है। तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उपनिवेशवाद और देहात के बारे में, गांव के बारे में, जब हम पे ब्रिटिश लोगों का राज था उस टाइम के बारे में अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये जानकारी हमें सरकारी अभिलेखों से मतलब जो गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं उस टाइम के, ठीक है, उन्हीं से हमें ये जानकारी मिली है। तो उन्हीं के हिसाब से हम ये पढ़ेंगे, कुछ भी हमारे अपने मन की कहानियाँ नहीं है। जो अभिलेखों में लिखे हुए हैं उसी का अध्ययन करके इस 12th की बुक में चीज़ों को दिया गया है। तो पहली हेडिंग जो आपकी है वो है बंगाल और जमींदार। ठीक है, बंगाल आज का जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो एरिया आ जाता है वो सारा आपका पहले बंगाल कहलाता था। और जमींदार वो होते थे जिनके पास ज़मीनें होती थी, जो ज़मीन के अपने मालिक होते थे, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें इनके पास होती थी। ठीक है, तो उनको जमींदार कहा जाता था। तो आप वर्ड से भी लगा सकते हो, जमी मतलब ज़मींदार मतलब ज़मीन के दार। ठीक है, ज़मीन के मालिक जमींदार। और बंगाल के जमींदारों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले औपनिवेशिक शासन बंगाल में शुरू हुआ था। अगर हम बात करें कि सबसे पहले अंग्रेजों ने जो शासन शुरू किया था, कब्जा कौन सी राज्य पे किया था, किस पे मतलब अपना शासन स्थापित किया था, तो वो किया था बंगाल राज्य में। ग्रामीण समाज को पुनर्स्थापित करके भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लागू की। मतलब पहले जो बंगाल में रीति रिवाज या भूमि संबंधी जो भी अधिकार रहे होंगे उनको हटा के अंग्रेजों ने, उनको औपनिवेशिक शासन हम बोलते हैं, उन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की। ठीक है, और इस नई व्यवस्था के तहत वहाँ पे एक नई राजस्व प्रणाली भी स्थापित की गई। नई राजस्व प्रणाली का मतलब है कि टैक्स वसूल करने की, टैक्स लेने की जो प्रणाली थी उसको भी इन्होंने एक नया रूप दिया। तो वो भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक घटना लिखी हुई है, बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। एक जगह है बर्दवान, वहाँ पे नीलामी हो रही थी। तो उस नीलामी में क्या हो रहा था, नीलामी मतलब होता है जैसे कोई घर है, कोई भी आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई चीज़ हो जब उसकी नीलामी की जाती है, जैसे कब्जा कर दिया किसी और ने और फिर उसको वो बेचने लग जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम नीलामी कहते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जैसे कोई बंदा है, उसने लोन वगैरह या कोई भी चीज़ ली हुई थी, उसको वो दे नहीं पाता है, तो फिर जिस पार्टी से उसने लोन लिया होता है वो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। इस प्रक्रिया को नीलामी बोला जाता है। तो ऐसी एक घटना हो रही थी इस बर्दवान में 1797 में। बर्दवान के जो राजा थे उनकी संपत्ति को बेचा जा रहा था और यह सब इस्तमरारी बंदोबस्त के कारण हो रहा था। इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है ये भी बताऊंगी। ये एक प्रकार का टैक्स होता था और इस टैक्स की वजह से बर्दवान के राजा की जो संपत्ति थी उसको बेचा जा रहा था। अब ये इस्तमरारी बंदोबस्त जो है टैक्स, जो है नई राजस्व प्रणाली जो मैंने आपको ऊपर बताई, ये जो नई राजस्व प्रणाली थी ये कब लागू की गई थी, तो ये 1793 में ही ये लागू की गई थी। उसी टाइम की एक घटना है कि एक राजा थे, उनकी सारी संपत्ति को बेचा जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी, उन्होंने एक राजस्व, एक राशि तय कर दी थी जो हर जमींदार को देनी होती थी। ठीक है,
अभी बताऊंगी, आगे और डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझ लो कि इस्तेमरारी बंदोबस्त एक प्रकार का कर होता था, एक प्रकार का टैक्स होता था, और अगर जो भी इस टैक्स को पे करने में असमर्थ रहता था तो उसकी ज़मीन, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती थी, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता था और फिर वो उसको बेच देते थे। तो हर एक जमींदार को ये तय राशि देनी होती थी। अगर वो राजस्व नहीं दे पाता था तो जो जमींदार की संपत्ति थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। नीलामी में बहुत खरीदार आए होते थे, जो भी उसको लेना चाहे वो आते थे, बोली लगती थी, ऊंची ऊंची बोली लगने के बाद उस संपत्ति को सबसे ज़्यादा जिसने भी बोली लगाई होती थी उसको बेच दिया जाता था। बाद में कलेक्टर को पता लगा, जो वहाँ का कलेक्टर था, कि ये जो हम प्रक्रिया, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये जितने भी खरीदार जो हैं ये राजा के ही एजेंट थे। नीलामी में 95% ज़्यादा जो थी बिक्री फर्जी थी। अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे ये जो फर्जी थी, ठीक है, अभी बताऊंगी। इससे राजा की ज़मीन खुलेआम बेच दी जाती थी, लेकिन उन जमींदारों का नियंत्रण उसी के हाथों में रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं होता क्या था। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने एक कर लागू किया जिसका नाम है इस्तेमरारी बंदोबस्त। ठीक है, और बोला गया कि हर एक राजा को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक टैक्स है, इसको आपको पे करना पड़ेगा। हर जितने भी जमींदार हैं उनको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कारणवश वो जमींदार इस टैक्स को पे नहीं कर पाता, कोई भी रीज़न हो, ठीक है, तो उसकी जो ज़मीन होगी उसको बेच दिया जाएगा। यही प्रोसेस बर्दवान के एक राजा के साथ भी हो रहा था। हुआ क्या, जो यहाँ पे फर्जी बता रहे हैं, कि जिस राजा की ज़मीन को बेचा जा रहा था, ठीक है, मान लो ये राजा, इसकी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं जो क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। अब इनमें से ज़्यादातर लोग राजा के अपने ही थे। ठीक है, और जो ये बड़े बड़े जो दाम लगा रहे हैं ये राजा के ही एजेंट थे। जो राजा बोलता है कि तुम अगर कोई वो प्रॉपर्टी का, जैसे मान लो किसी ने प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया, हम मान लेते हैं एक तरीके से 100 रुपये से, तो दूसरा उसको 110 बोलेगा, इसी तरीके से 120, ये चलता रहेगा प्रक्रिया। अब जो राजा के एजेंट होंगे वो और ज़्यादा बोलेंगे ताकि ये जो लोग हैं ये ना ले सके। ठीक है, तो राजा के जो कोई एजेंट था उसने 150 बोल दिया, इसी तरीके से किसी और ने 180 बोले तो राजा का एजेंट और बढ़ा के बोल देगा 200। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में राजा के जो एजेंट होते थे वही क्या करते थे, सबसे ज़्यादा रेट, मान लो 2000 तक पहुँच गए, 2000 तक पहुँचेगा, 2000 के बाद वो बोलते हैं किसी को लेना है, खरीदना है, सब मना कर देते। तो आखिर ये जो 2000 में जो ये बोली लगाई है, किसने लगाई है, राजा का ही जो एक मेंबर था उसी ने लगाई है। अब होता क्या है कि जब राजा की ज़मीन बिक रही थी, ठीक है, तो लिया किसने, इस बंदे ने, और वो कौन था, वो राजा का एजेंट था, तो ऑटोमेटिक ज़मीन किसके पास आई, राजा के ही पास आई। तो एक तरीके से फर्जी बोली हो जाती थी। ठीक है, तो बाद में ये कलेक्टर को पता लगा तो उन्होंने फिर क्या किया, राजा की ज़मीन जो खुलेआम बेच रही थी उनके जमींदारों के नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। मतलब जब अभी बताऊंगी कि जब ये चीज़ें पता चली तो फिर क्या हो किया गया, तो इस तरीके से चेंजेस किया गया था। अब ये बता रही हूँ कि कैसे अदा नहीं किए गए राजस्व की समस्या पैदा होती थी, मतलब कि पैसे नहीं दे पाते थे, राजस्व की समस्या पैदा हो जाती थी। इस्तेमरारी बंदोबस्त के लागू होने से 75% जो मजदूरी जमींदारी थी वो हस्तांतरित की गई, जिसके कारण 1770 के दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। अभी बताऊंगी कैसे, पहले हम इसको भी देख लेते हैं इंट्रो। ये आपकी बुक का है, सरकारी अभिलेखों के अध्ययन से। यहाँ पे हमने बताया कि कैसे अंग्रेज लोगों ने हमारे जो ग्रामीण इलाके थे उन पे कैसे शासन किया, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई। ठीक है, और कैसे इन लोगों की स्थिति बदली, कौन गरीब कौन अमीर, किसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हुआ था। हुआ ये था कि क्यों वो, मैंने बताया कि जब कोई भी जमींदार जो टैक्स पे नहीं कर पाता था तो उसकी ज़मीनों को बेच दिया जाता था। ठीक है, तो उसकी तो हो क्या रहा था वो देखते हैं। बंगाल में, अब मैं बता रही थी कि काफ़ी सारे टैक्स पे नहीं कर पाए, तो रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि बंगाल में बार बार अकाल पड़ रहा था। अकाल करने की वजह से जो खेती की पैदावार थी वो घट रही थी। अब जो खेती की जो पैदावार होगी जब वो घट जाएगी तो वो टैक्स कहाँ से देगा, पहला रीज़न। अंग्रेजों ने सोचा कि स्थायी राजस्व, मतलब परमानेंट एक टैक्स फिक्स कर दिया था, इससे उन्होंने सोचा कि कुछ सुधार आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। टैक्स तो इन्होंने फिक्स कर दिया लेकिन आमदनी फिक्स थोड़ी थी, तो इससे उन्हें लगा कि स्थायी कराएंगे, तो उन्होंने अधिकारियों को कर इकट्ठा करने का काम दे दिया। जो भी उनके अधिकारी थे उनको उन्होंने बोला कि तुम गांव-गांव जाके क्या करोगे, जो
जो कर है वो इकट्ठा करोगे। इसके लिए अंग्रेजों ने किनको चुना वो देखते, जमींदारों को जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी उनको इस काम के लिए चुना, तालुकदारों को चुना और जमींदारों की राजस्व मांग बताकर उन्हें अलग अलग जगह बांट दिया। सबको जैसे प्रॉपर्टी दे दी भाई कि ये वाला एरिया, ए वाला एरिया इस जमींदार के पास जाएगा, बी वाला एरिया इस जमींदार के पास, सी वाला एरिया इस जमींदार के पास। मतलब ए वाले में मान लो 5 गाँव आ रहे तो इन 5 गाँव का कर जो टैक्स वसूल करेगा ए जमींदार करेगा। इस वाले गाँव में मान लो 8 गाँव हैं इस वाले बी वाले जमींदार के पास, तो बी वाला इन 8 गाँव के टैक्स वसूल करेगा। इसी तरीके से अलग अलग जमींदारों को अलग अलग गाँव दे दिए गए टैक्स वसूल करने के लिए। अब जमींदार राज्य का राजस्व समाहर्ता बन गया था, उसी के हाथ में थी टैक्स वसूल करना। कंपनी ने प्रत्येक जमींदार को राजस्व राशि तय कर दी थी कि भाई मुझे इतना देना ही देना। मान लो ए बी सी ये जो जमींदार थे इनको ज़मीनें दे दी थी और यहाँ पे ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मेंबर है, इसने बोला है भाई ये ए भी, ये बी भी और ये सी भी, ठीक है, ए सारे के सारे तुम मुझे क्या दोगे, 100 रुपये दोगे, मान लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये ये देगा, 100 रुपये बी वाला देगा, 100 रुपये सी वाला देगा, तो तीनों मिला के कुल 300 रुपये दोगे। और ये जमींदार को बोल दिया कि भाई इतना तुम्हें मेरे को देना है, जमींदार को बोल दिया, बाकी का मुझे नहीं पता। तो अब जमींदारों को डिसीजन दे दिया कि भाई तुम्हें इतना पे करना है। अब जमींदार ही निर्णय लेता था किससे कितना राजस्व वो लेगा, क्योंकि उसको मान लो कितना बोल दिया, ए जो मैंने बताया कि ए जमींदार को 100 रुपये बोल दिया, बी को भी बोल दिया 100 देना है, सी को भी बोल दिया 100 देना है। अब ये 100 तो इनकी जेब में जाएंगे। अब गाँव इनके पास जिस हिसाब से किस हिसाब से लोग हैं, अब कोई गरीब है तो जमींदार उनसे कभी कम ले लेता था, जो ठीक ठाक है उनसे पूरा ले लेता है। इस तरीके से जमींदार के ऊपर था वो किससे कितना टैक्स लेगा। जमींदार नियमित रूप से राजस्व राशि चुकाए और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति नीलाम की जाती थी। अब क्या था, जमींदार ही नियमित रूप से क्या करता था, राजस्व राशि चुकाएगा, जमींदार के ऊपर था, किसानों से नहीं था, जमींदार से था। जमींदार कलेक्ट करेगा किसानों से और फिर वो राजस्व राशि चुकाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति क्या कर दी जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है। तो ये तो हमें पूरा प्रोसेस समझ में आ गया इस्तेमारी बंदोबस्त का कि इस तरीके से इस्तेमारी बंदोबस्त काम करता था। अब क्वेश्चन ये था कि भाई ज़मीन बेची क्यों जाती थी, तो राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। जमींदार को वो इतना जब उनको फिक्स कर दिया था कि भाई तुम्हें इतना पे करना है, उसके बाद भी जमींदार पैसे देने में चूक क्यों जाते थे, टैक्स देने में चूक क्यों जाते थे। तो जमींदार के भुगतान के कई सारे कारण थे, जैसे कि जो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी मांगें बहुत ज़्यादा थी जिनको पूरी करना जमींदारों के थोड़ा सा टफ हो रहा था, ठीक है। यह लागू तब हुआ था, ये जो प्रक्रिया थी, ये जो टैक्स के जो इस्तेमारी बंदोबस्त का जो प्रक्रिया थी, ये तब लागू की गई जब उपज की कीमत बहुत कम थी, ठीक है। मतलब जो उपज हो रही थी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम थी, ये तब लागू किया गया। राजस्व असमान था, मतलब सेम नहीं था, ठीक है। फसल हो या ना हो आपको कर देना ही देना था और कर देने की भी एक विधि थी जिसको सूर्य अस्त विधि बोला गया। सूर्य अस्त विधि क्या थी, सूर्य अस्त विधि का मतलब है जैसे किसी को बोल दिया, किसी जमींदार को बोल दिया कि भाई तुम्हें मुझे क्या करना है, 15 तारीख तक जो टैक्स है, जो राजस्व है, उसको कंपनी को देना है। अब 15 तारीख की सूर्य अस्त होने से पहले, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता उससे पहले पहले आपको पे करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता था तो उनकी संपत्ति को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया था। पहले जमींदारों की पावर ज़्यादा थी, उनके पास अपने नौकर चाकर, अपनी सेना वगैरह सब कुछ होता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी जो पावर थी उनको लिमिटेशन कर दिया, सीमित कर दिया। अब वो सिर्फ राजस्व का ही काम करते थे, ठीक है। अंग्रेज़ों ने जमींदारों की सैन्य टुकड़ी को भी हटा दिया। कचहरी जो होती थी, कोर्ट कचहरी, कंपनी द्वारा कलेक्टर के देख रेख में होती थी। मतलब अगर किसी को कंप्लेंट करनी भी हो तो वो कहाँ जाएगा, वो अंग्रेज़ों के ही जो कचहरी है उन्हीं के पास जाएगा। जमींदारों की शक्तियाँ कम हो गई थी, ठीक है। उनको जो स्थानीय न्याय शक्ति मिलती थी वो भी छीन ली गई थी, अधिकार उनके कम कर दिए गए थे। फसल खराब हो जाती थी जिसके कारण भी किसान कर नहीं दे पाते थे। अब किसानों से इनको कर लेना होता था, लेकिन जब किसानों के पास है ही नहीं कर तो वो कहाँ से देंगे। तो इस तरीके से जो स्थिति थी उस वजह से ये नीलामी हो जाती थी और फिर इस नीलामी का ही इन्होंने एक सोर्स निकाला कि क्यों ना हम अपने ही एजेंट को बैठा दें, जिसकी वजह से हमारी संपत्ति भी हमारे ही पास आएगी। ये एक पिक्चर है बर्दवान के राजा का, डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता स्थित राज्य महल। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए इस तरीके से महल बनाए थे। जमींदार की एक हवेली है। चार्ल्स कॉर्नवालिस का 1785 में थॉमस गॉन्सबोरो द्वारा चित्र किया गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना के कमांडर थे और 1793 में इन्होंने ही इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया
उस समय कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना कि चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन थे। ये ब्रिटिश सेना के कमांडर हुआ करते थे और इन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था और उस समय वो कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। तो आपको याद रखना है, ये बंगाल के जिस टाइम पे इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ था, यही क्या थे, वहाँ के जनरल थे, इन्होंने ये बंदोबस्त को लगाया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। बुक से ज़रूर पढ़िए, बुक से आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।